हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। दोस्तों इससे पहले मैं आपको इस चैनल पे इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो दिया करता था और इंग्लिश के काफ़ी वीडियो अपलोड करता भी हूँ और भी करता रहूँगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों काफ़ी मुझे मेरे पास ऐसे मैसेज आए जिन्होंने बोला कि जीके पढ़ाओ आप, इसलिए मैं आज मेरे इस चैनल पे जीके का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट तो वैसे नहीं है, इससे पहले मैंने और भी जीके के वीडियो अपलोड किए थे, लेकिन आज मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से जो आपकी एंशियंट हिस्ट्री है इंडिया की, यानी कि जो प्राचीन भारत है उसकी जो इतिहास है, उस इतिहास को मैं आपके समक्ष पेश करूंगा और आपको समझाऊंगा दोस्तों। और मैं जो चीज़ बताऊंगा उससे क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये सबसे यूज़फुल सेशन होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत को जानने से पहले दोस्तों बता देता हूँ कि इस पूरे विश्व में, यानी कि भारत के अलावा सब जगह पे कुल मिला के 4 ऐसी सभ्यताएं हुई, जैसे उनका नाम सबसे पहली, एक तो मिस्र की सभ्यता, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक चीनी सभ्यता और एक अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्राचीन भारत वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती दोस्तों। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इसका क्या कार्यकाल है, इसकी खोज कब हुई, इसका उत्खनन कब हुआ, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली, ये सारी जानकारी हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप मेरे से जुड़े रहिए। ये सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, तो मैं आपको बड़ी तसल्ली से इसको समझाऊंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता को। तो देखिए, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, यानी कि विश्व की टोटल 4 सभ्यताएं हुई और उन सभी सभ्यताओं में से ये सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से ये एक है, यानी कि सबसे प्राचीन है दोस्तों ये। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक सिंधु नदी के किनारे हुई। और वैसे लगभग जितनी जैसे 4 सभ्यताएं होती, तो सभी की सभी सभ्यताएं किसी नदी के किनारे पर ही हुई है दोस्तों। देखिए 1826 की बात है, 1826 की बात, चार्ल्स मैसन जिन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता पे क्या डाला, प्रकाश डाला। फिर 1853 के अंदर दोस्तों अलेक्जेंडर साहब आए, जिसे हम ए कनिंघम भी कहते हैं। तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। हड़प्पा एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उस चीज़ का 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसका सर्वे किया। फिर 1856 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दोनों ने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। यानी कि जब 1853 में हमारे यहाँ पे रेल आ चुकी थी और 1856 के अंदर जब जॉन बर्टन साहब और विलियम बर्टन साहब ये लाहौर से लेकर के कराची के मध्य जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो वहाँ और रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जो वहाँ उन्होंने मिट्टी वगैरह या लाइन को खोदा था, तो उस समय वहाँ से कुछ ईंटें निकली थी और वे ईंटें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसी बात को लेकर के अलेक्जेंडर ने क्या किया, दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। उनको किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे ऐसी ऐसी ईंटें मिली है, तो 1856 में ही अलेक्जेंडर साहब कनिंघम जी वहाँ पधारे और वहाँ जाकर के उस हड़प्पा का एक बार फिर से सर्वे किया दोस्तों। फिर क्या होता है, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसे हम ASI कहते हैं, उसकी स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना हुई दोस्तों, तो ये हुई आपके 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना। फिर क्या होता है दोस्तों, हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो उस समय क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता है। और जिस समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, उस समय हमारे भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, और उस कैनिंग के समय में ही इसकी स्थापना हुई थी। और उसी समय सबसे सक्रिय जो पुरातात्विक आदमी थे वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसीलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1921 की बात है, और 1921 में सर जॉन मार्शल, यानी कि जॉन मार्शल और दयाराम साहनी को
उत्खनन करने के लिए भेजा गया। कहाँ? हड़प्पा में। उनको नियुक्त कर दिया कि भाई 1821 के अंदर, कि 1821 में ये बताया गया कि जॉन मार्शल और दयाराम जी मिलकर के इस हड़प्पा स्थल का उत्खनन करेंगे। इस बात के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया गया। फिर 1922 में क्या होता है, सर जॉन मार्शल ने राखाल दास बनर्जी है उनको मोहनजोदड़ो भेजा गया कि आप वहाँ जाएं। यानी कि 21 में किसको नियुक्त किया? दयाराम साहनी को। किसके लिए? हड़प्पा के लिए। और 22 में राखाल दास बनर्जी को। किसके लिए? मोहनजोदड़ो के लिए दोस्तों। फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी, भाई ऐसी एक सभ्यता यहाँ पे है। और इतिहासकार पिगट, आपने नाम सुना होगा इतिहासकार पिगट का, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। यानी कि आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने बताया, तो आप कहेंगे इतिहासकार पिगट। समझ गए दोस्तों। यानी कि 21 में दयाराम साहनी हड़प्पा गए, 22 में राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो पधारे, और 24 के अंदर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता की घोषणा कर दी। और इसके बाद जो इतिहासकार पिगट साहब थे उन्होंने बताया कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, ऐसा उन्होंने बताया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसका विस्तार क्या है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता ये कहाँ से शुरू होती है, इसका क्या मसला है। तो देखिए दोस्तों, इसका विस्तार, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सबसे पहली बात, आपसे कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं बताइए, तो आप कहेंगे यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। दूसरी बात आप बताएंगे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी कि 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है दोस्तों। यह भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली हुई है दोस्तों। यानी कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता ही भारत के अलावा पाकिस्तान में भी है और अफ़गानिस्तान में भी फैली हुई है। आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका आकार कैसा था, तो आप कहेंगे त्रिभुजाकार आकार था। और ये कैसी सभ्यता थी, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। एक बार हम दर्शन कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी नगर कौन सा था और सबसे पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी नगर कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार था दोस्तों। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका उत्तर में मांडा, जो कि अभी कश्मीर में पड़ता है, और मांडा चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। और दक्षिण में है देमाबाद। दक्षिण में दोस्तों देमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये प्रवरा नदी के किनारे है। कई बार प्रवरा नदी ऑप्शन नहीं मिलता तो गोदावरी भी मिलता है दोस्तों। और आपके पूर्व में आलमगीर, जो कि अभी यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। और सुतकोंगेडोर अपने सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है, और यह है बलूचिस्तान में, और जो कि दास्क नदी के किनारे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। एक बार फिर देखिए आप। सबसे पहली बात देखिए, उत्तरी स्थल मांडा और दक्षिणी देमाबाद। मांडा और देमाबाद। उसके बाद आपका पूर्व में है आलमगीरपुर, और पश्चिम में है आपका सुतकोंगेडोर। फिर इनकी नदियाँ याद करो, मांडा चिनाब नदी के किनारे, देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगीर हिंडन नदी के किनारे, और सुतकोंगेडोर दास्क नदी के किनारे। फिर दोस्तों आप ये देखो कि ये कहाँ है, तो सुतकोंगेडोर बलूचिस्तान में है, देमाबाद महाराष्ट्र इंडिया में है, आलमगीरपुर यूपी इंडिया में है, और मांडा कश्मीर में है। समझ गए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आया कि कौन सा स्थल कहाँ है, और सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन कौन से हैं, किस किस नदियों के किनारे हैं, और कहाँ कहाँ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं इसके काल की।
आखिर इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा? तो देखिए, काल का निर्धारण जो होता है वो कार्बन 14 यानी कि C14 पद्धति से किया जाता है। तो देखिए, जो एक नई एनसीईआरटी आई थी उस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इसका काल है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट। और पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार इसका काल है 2350 से 1750। और एक सारगोन अभिलेख मिला है जो कि मध्य एशिया से, और उसके अकॉर्डिंग इसका काल है 3250 से 2750 यानी कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों ये तीनों आप याद कर सकते हैं, तीनों आप याद आपको करनी है दोस्तों। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। एक बार फिर देखिए, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका काल है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार इसका काल है 2350 से 1750। और सारगोन अभिलेख जो कि मध्य एशिया से मिला, इसके अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व दोस्तों। अब दोस्तों इसका पहला स्थल है हड़प्पा। ये हड़प्पा हम पढ़ लेते हैं दोस्तों अभी। तो देखिए, हड़प्पा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, वो है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो हड़प्पा पड़ता है मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी एक ज़िला पड़ता है, और वहाँ पे आपका हड़प्पा स्थल पड़ता है दोस्तों। और ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये हड़प्पा साहिवाल ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? साहिवाल ज़िले में दोस्तों। और ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे। पहली बात तो ध्यान रखना है कि हड़प्पा पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जिसे पहले मोंटगोमरी ज़िला कहते थे, और आज उस मोंटगोमरी ज़िले को हम कहते हैं साहिवाल ज़िला। वर्तमान में ये स्थिति है, और ये रावी नदी के किनारे हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, उसका उत्खननकर्ता कौन है? तो आप जवाब देंगे दयाराम साहनी। दोस्तों यहाँ से एक कब्र मिली है जिसे हम कहते हैं R37। आपसे पूछे R37 कब्र कहाँ से मिली, तो आप आंसर देंगे R37 कब्र आपको हड़प्पा से मिली। और विदेशी की भी कब्र यहीं से मिली। अब यहाँ से मिलने वाली और चीज़ें कौन कौन सी आप गिनते रहिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चीज़ें या कौन सा ऑप्शन हड़प्पा से नहीं मिला है। तो आपको हो सकता है कोर्ट में पूछे, कैसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको लर्न करना है R37 कब्रिस्तान। कौन सा कब्रिस्तान? R37। उसके बाद विदेशी की कब्र। फिर आपको याद रखना इक्का गाड़ी। फिर आपको याद करना है श्रृंगार पेटिका। स्वास्तिक का निशान। स्वास्तिक का निशान भी हड़प्पा से मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलता हूँ। आगे है आपका नदी के तट पर, यानी कि इसी में यहीं पे रावी नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में है, यानी कि 6 और लाइन में मिलते हैं। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिलता है ये हड़प्पा में, और पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं। इतनी चीज़ें आपको हड़प्पा से मिली दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो से पहली बात तो ये ध्यान रखना मोहनजोदड़ो है कहाँ। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है और सिंधु नदी के किनारे हैं। इसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो खुद सिंधी भाषा का शब्द है। और एक विशाल स्नानागार है। ये क्या है? विशाल स्नानागार। ये एक बार पूछा भी गया है मेंस एग्जाम में, और इसका आकार 39 बाई 23 बाई 8 फीट, इतना आकार इसका बड़ा, कि विशाल स्नानागार है। और इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ भी बनी हुई है इसी स्नानागार के, और इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया। किसका? बिटुमिन्स का लेप। और इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष है उत्तर दिशा में। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, विशाल निम्न में से कौन सी विशेषता विशाल स्नानागार की नहीं है? तो सबसे पहले इसका आकार 39 बाई 23 बाई 8 फीट, और इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ,
बिटुमिन्स का इस पर लेप, और इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों इसके 3 तरफ बरामदे हैं, इसके 3 तरफ बरामदे हैं और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं दोस्तों, और जलापूर्ति हेतु कुआं भी बनाया हुआ है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते थे। प्रथम तल पे कौन रहते थे? पुरोहित। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। विशाल स्नानागार विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यूज़ किया जाता था दोस्तों। सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। जॉन मार्शल जब इसको देखा तो उन्हें इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत इसे बोला है। और यहीं पे एक विशाल अन्नागार भी मिला है दोस्तों, विशाल अनागार। और विशाल अनागार और इसके अलावा महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपालखंड, नर्तकी की मूर्ति जो कि धातु से बनी हुई है, ये नग्न है और इसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। यानी कि ऐसी नर्तकी की मूर्ति मिली है जो धातु से बनी हुई है, नग्न है और एक हाथ में चूड़ियाँ हैं। इसके बाद पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में, वो भी यहीं से मिली मोहनजोदड़ो से, और इसने शॉल ओढ़ रखी है। यानी कि पुरोहित की जो मूर्ति है उसमें शॉल ओढ़ी हुई है जिस पर कशीदाकारी का भी कार्य किया गया है। और यहीं मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मुहर भी मिलती है जिससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था दोस्तों। समझ गए दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी आपका पेपर आप दे रहे होंगे उस पेपर में अगर प्राचीन सभ्यता, अगर प्राचीन भारत का जीके है तो यहीं से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।